हेलो बच्चों, एक बार हम फिर से हाजिर हुए हैं आपको मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 लेकर के। जहाँ पे हम लोग पार्ट 1 में जो कुछ ही पढ़े थे उसी को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 में हम लोग चर्चा कर रहे थे परिधि और परिमाप की, और हम लोग देखे भी थे कि परिमाप का मतलब घेरा की कुल लंबाई होती है। और कैसी घेरा? सरल पथ से जो घेरा घेरा बनेगा वो हमारा परिमाप कहलाएगा। सरल पथ, हमने क्या बोला? सरल पथ। वक्र पथ भी होता है और एक सरल पथ भी होती है। सरल पथ मतलब अगर वो सीधा है तो सरल पथ, अगर घुमावदार है तो वो हमारा वक्र पथ कहलाएगा। जैसे हमने बोला इस प्रकार का अगर कोई पथ है तो वो सरल है, और ऐसा कोई पथ है तो इसको हम लोग वक्र पथ कहेंगे। जरा सोच गौर से देखिए तो ये यहाँ पे आपको जितने भी फिगर नजर आ रहे हैं सारे के सारे फिगर आपका सरल पथ से घिरा हुआ है। इसीलिए इन सभी पथ का जो परिमाप है वो हम इन सभी पथ के परिमाप को हम आसानी से इसी डिफिनेशन से निकाल सकते हैं। मतलब ये कि इन सभी फिगर का आप परिमाप निकाल सकते हो, और परिमाप का मतलब होता है पथ की कुल लंबाई। मतलब सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपको निकल जाएगा परिमाप। आपको पता है कि त्रिभुज जनरली हम 3 प्रकार का पढ़ेंगे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। भुजा के आधार पे, कारण ये है कि अभी हम भुजा बना रहे हैं इसीलिए हम भुजा के आधार पे सोचेंगे। तो भुजा के आधार पे 3 प्रकार का समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा बराबर। समद्विबाहु किसको? जिसकी 2 भुजा बराबर। और विषमबाहु किसको? जिसकी तीनों ही भुजा बराबर हो, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजा बराबर है मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर ये ए तो ये भी ए और ये भी ए, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 3a। मतलब अगर ए का मतलब भुजा तो 3 गुने भुजा इसका परिमाप कहलाएगा। ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको परिमाप चाहिए तो आप इन दोनों x को जोड़ो, उसमें y को जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा परिमाप। और x को जोड़ने से 2x और फिर y है तो प्लस y। इससे आपको समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। और आप जब विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना चाहोगे तो तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, इसीलिए इन तीनों भुजा को जब आप जोड़ दोगे तो आपको निकल जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। आइए अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो जनरली, वैसे तो आपका पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, लेकिन हम लोग जो जनरली यूज करते हैं आप अब क्वेश्चन को बनाने में, वो आयत होती है, वर्ग होता है, समचतुर्भुज होती है, समांतर और समलंब चतुर्भुज होती है। अगर भुजा की बात करें तो भुजा आयत का आमने सामने का बराबर होता है, और समांतर चतुर्भुज की भी भुजा आमने सामने की बराबर होती है। इन दोनों में फर्क 2 है। फर्क ये है कि इनका जो एडजेसेंट एंगल होती है, आसन कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन इनका नहीं हो पाता। इनकी जो विकर्ण किसको कहते हैं? कोना से कोना को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो ये हमारा विकर्ण है और ये भी इसका विकर्ण है। यहाँ पे ये विकर्ण है और ये विकर्ण है। गौर से देखें तो इनका दोनों ही विकर्ण अलग अलग है, लेकिन इनका दोनों विकर्ण आपको बराबर मिलेगा। ये इन दोनों में अंतर है। ठीक वैसा ही कुछ अंतर आपको इन दोनों में मिलेगा, मतलब वर्ग और समचतुर्भुज में मिलेगी। वर्ग में आपको चारों भुजा बराबर और समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर। इनका ये कोण, एक कोण 90 डिग्री, लेकिन इनका कोई भी कोण आपको 90 डिग्री नहीं मिलने वाला। दूसरी बात कि इनके विकर्ण बराबर होंगे लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये सब इनका अंतर है बौरे। अब जरा गौर से देखो तो हम आयत की बात कर रहे हैं, तो आयत में चूंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो एल एल को जोड़ेंगे, बी बी को जोड़ेंगे। इन चारों को जोड़ने से हमें परिमाप मिलेगा, तो हम इन चारों को जोड़ देंगे। एल में एल को जोड़ो तो 2l, बी में बी को जोड़ो तो 2b। दोनों में से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा आयत का परिमाप होगा। ऐसे ही वर्ग का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो आप चारों भुजा को जोड़ दो, आपको वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। अगर आप समचतुर्भुज का परिमाप निकालना चाहोगे तो उसके लिए भी आपको चारों भुजा को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही चारों भुजा को जोड़ोगे तो 4 गुने भुजा इसका परिमाप हो जाएगी। समांतर में आपको आमने सामने की भुजा बराबर मिलेगी, इसीलिए l प्लस एल 2l और b प्लस बी 2b। दोनों में से 2 कॉमन आप लेते हो तो 2 इंटू एल प्लस बी समांतर का आपका फॉर्मूला होगा। समलंब की चूंकि सभी भुजाएं अलग अलग होती है, इसीलिए इन सभी भुजाओं को जब आप जोड़ देंगे तो आपको समलंब का परिमाप मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग परिमाप तो समझ गए, आगे हम लोग समझेंगे परिधि क्या होती है। क्योंकि परिमाप सिर्फ समझ लेने से काम नहीं चलेगा, परिधि को भी समझना पड़ेगा।
पिछले क्लास में हम परिधि का मतलब आपको बताए थे कि वक्र पथ की जो कुल लंबाई होती है उसी को हम लोग कहते हैं परिधि। वक्र पथ की कुल लंबाई को हम लोग कहते हैं परिधि। सरल रेखाओं से घिरे पथ की कुल लंबाई परिमाप। और वक्र रेखाओं से घिरे पथ की कुल लंबाई को हम लोग कहेंगे परिधि। वक्र रेखा से, वक्र पथ से कौन सी एक चीजें घिरेगी बोरे? तो वक्र पथ से घिरी हुई जो आकृति होती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ये वृत्त। सबसे महत्वपूर्ण होता है ये वृत्त। इस वृत्त की जो कुल लंबाई होगी उसी को हम लोग कहेंगे, इस वृत्त की कुल लंबाई को हम लोग कहते हैं परिधि। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस वृत्त को दो टुकड़ों में कर दे तो ये हमारा बनेगा अर्धवृत्त। इस वृत्त को दो टुकड़ों में कर दे तो बनेगा अर्धवृत्त। इस वृत्त को अगर हम चार टुकड़ों में कर दे तो उनका एक टुकड़ा कहलाएगा चतुर्थांश। और इसी प्रकार से इनके दो टुकड़ों के बीच में अगर कुछ कोण हो जाए, मान लो ये कोण हमारा थीटा है, तो इनकी इस लंबाई को हम लोग कहेंगे, इस चीज को कहेंगे हम लोग चतुर्थांश। जरा गौर से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये अपना कहलाएगा वृत्त, ये कहलाएगा अर्धवृत्त, ये कहलाएगा चतुर्थांश और ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। एक और फिगर इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। और वृत्तखंड बौरे कुछ इस प्रकार का होता है। ये हो गया इसका वृत्तखंड। ध्यान दें, अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ वक्र पथ ही है, इसमें आपको कहीं पे भी सरल पथ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए इस फिगर का हम परिधि निकाल पा सकते हैं, इस फिगर का हम परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि परिमाप होने के लिए हमारे पास सरल पथ तो होना ही चाहिए, साथ ही हमें वक्र पथ भी होना चाहिए। हमें सरल पथ तो मिलना ही चाहिए, साथ में वक्र पथ भी मिलना चाहिए। इन सरल पथ और वक्र पथ को मिला करके ही आप परिमाप बनाते हो। तो कुछ ऐसे भी फिगर हो सकते हैं जिसका हम परिधि के साथ साथ परिमाप भी निकाल पाएंगे। तो आप देखेंगे, जैसे आप इस वृत्त की बात करें तो इस वृत्त का परिधि आप सब आदमी जानते होंगे कि ये होता है 2πr। इस वृत्त की परिधि होती है 2πr। हम अगले वीडियो में एक एक चीज को, जितने भी चीज अभी हम पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज को प्रूफ करके दिखाएंगे। अर्धवृत्त की अगर बात करें तो अर्धवृत्त में परिधि का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लंबाई जो आप वक्राकार पथ देख रहे हो, इस सिर्फ यही पथ की जो लंबाई है इसको हम लोग परिधि कहेंगे। अब ये वाला पथ कैसे निकालेंगे? तो ये वाला पथ हमारा चूंकि इसका आधा है तो इनका हम आधा कर देंगे। किसी भी चीज का आधा करने के लिए 2 से भागा दिया जाता है, तो आप इनको 2 से भागा दे दो, कट जाएगा, मिलेगा आपको πr। इसका मतलब है कि इनका जो परिधि है वो πr के बराबर होगी। अब ये गौर से देखिए, तो ये आपका चतुर्थांश है। कैसे बनती है चतुर्थांश? चतुर्थांश कुछ इस प्रकार से बनता है बौरे। अगर मान लीजिए दो रेखाओं को, जो दो त्रिज्या जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, और उन त्रिज्याओं को लेकर के अगर आप वृत्त को काट लें तो वो हमारा जो आकृति बनेगा वो चतुर्थांश कहलाएगा, मतलब पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा कहलाएगा। क्योंकि ये पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा है तो ये जो लंबाई है वो इसका परिमाप कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ये लंबाई इसका परिधि कहलाएगा। तो ये लंबाई निकलेगा कैसे? तो चूंकि 2πr इस पूरी लंबाई को कहते हैं और उसका ये चौथा हिस्सा है, तो हम 4 से इनको डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा πr डिवाइड बाई 2। ये πr डिवाइड बाई 2 चतुर्थांश का आपका परिधि कहलाएगा। ऐसे ही आप त्रिज्यखंड में आ जाओ, तो चूंकि आप गौर से देखो तो ये टोटल कितना डिग्री का था। अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो टोटल एंगल आपका 360 होगा। तो जब 360 डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ सेंटर पे, उस कंडीशन में पूरे वृत्त की लंबाई हमारा 2πr मिल रहा था। तो जब 360 था
तो लंबाई हमें 2πr मिल रहा था। जब हमारा 1 होगा तो लंबाई हमें 2πr/360 मिलेगा। और जब यही चीज हमारा 1 डिग्री न होकर के थीटा डिग्री होगा तो आप थीटा से इनको गुना कर दें, तो θ/360 और इंटू में 2πr निकलेगा। ये लंबाई हमारा इसका कहलाएगा, त्रिज्यखंड का। ऐसे ही आप वृत्तखंड में आ जाए, तो चूंकि ये वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड जो है ये चाप है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका चाप कहलाता है। तो इसको हम लोग चाप की लंबाई कहेंगे, चाप की लंबाई। अब ये चाप की लंबाई होती कितनी है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ याद कर लें कि ये जो चाप की लंबाई होगी ये बिल्कुल इसी के बराबर होगी θ/360 और इंटू 2πr। ये भी इसका है, मतलब इनका परिधि और इनका परिधि बिल्कुल सेम फॉर्मूला से निकलेगा। फर्क इतना है कि ये थीटा दोनों का सेम हो। अगर थीटा दोनों का सेम होगा तो हम कहेंगे कि दोनों का परिधि भी सेम होगा। ये तो रही आपकी परिधि की बात। अब इन फिगर में से कौन कौन से फिगर का आप परिमाप निकाल सकते हो। इनमें तो आपको सीधा पथ नजर नहीं आ रहा, इनमें आपको सीधा पथ नजर आ रहा है। ये वाला पथ हमारा सीधा है, ये वाला पथ हमारा सीधा है, ये वाला पथ हमारा सीधा है, ये पथ हमारा सीधा। तो जब सीधे पथ को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा परिमाप। तो इनका परिमाप आप निकाल नहीं सकते हैं, इनका परिमाप निकाल सकते हैं। ये कितना है गौर से देखिए, अगर इसको केंद्र माने तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्या को जोड़ दो। πr में आप दो त्रिज्या को जोड़ोगे यानी कि 2r को जोड़ोगे। ऐसे ही इनमें भी आप 2r को जोड़ोगे, तो ये था कितना πr/2, इनमें आप 2r को जोड़ दो, आपको परिमाप मिल जाएगा। ऐसे ही इनमें भी ये दोनों त्रिज्या है तो आप इनमें दो त्रिज्या जोड़ दो, 2πr + 2r। मतलब ये कि परिधि में आप गौर से देखें तो हम इन सब में 2 गुने त्रिज्या करके जोड़ रहे थे, तो वो हमारा परिमाप बन जा रहा था। ठीक उसी प्रकार से इसको देखिए, तो ये हमारा त्रिज्या नहीं है, ये किसी वृत्त का केंद्र नहीं है, ये इसको जीवा कहते हैं। तो इसका जीवा कैसे, तो जीवा अगर इसमें जोड़ना पड़ेगा तब आप इनमें जीवा को जोड़ दो, अब ये हमारा बन जाएगा परिमाप। समझ में आ रहा बात। तो आसानी से आप वक्र रेखाओं से घिरे पथ की कुल लंबाई को निकाल सकते हो। आराम से आप परिधि और परिमाप को निकाल सकते हो। इसको पॉज करके आसान आप लोग लिख लें अपने कॉपी पे। धन्यवाद।